नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है मालती जोशी जी की लिखी कहानी पिता। पिता नहीं रहे, बाबा, बाबूजी, डैडी, पापा कुछ भी नहीं। जब भी जिक्र हुआ है सिर्फ पिता ही कहा गया है, पिताजी भी नहीं। शायद उतने सम्मान के भी वे अधिकारी नहीं थे। नानी तो हमेशा बाप ही कहती रही। सुमी का बाप उस घर का सबसे चर्चित और तिरस्कृत मुहावरा था। तो पिता नहीं रहे। उनकी मृत्यु का समाचार ऐसे समय आया जब हम लोग उनके अस्तित्व को करीब करीब भूल ही चुके थे। न चाहते हुए भी मेरे शांत जीवन सागर में कुछ तरंगे, कुछ हिलोरे आ गई। मैं बेवजह उदास हो गई। यूं उदास होने के लिए पिता की मृत्यु एक खासी वजह थी, पर उस तरह का रिश्ता तो हम लोगों के बीच कभी रहा ही नहीं। मुझे तो उनकी शक्ल तक याद नहीं है, फिर भी मन उदास हो गया। शायद इसीलिए कि इस दुखद समाचार को मन उस आंतरिकता के साथ ग्रहण नहीं कर रहा जो कि एक बेटी के लिए जायज़ है। मैं अन्यमनस्क सी हो रही थी और डर भी रही थी कि अगर शाम तक मेरा मूड ठीक नहीं हुआ तो साहब बहादुर घर आते ही शुरू हो जाएंगे। परेशान सी लग रही हो। क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। मम्मी वगैरह ठीक हैं? अभी इतवार को ही तो दीदी का फोन आया था। फिर क्या बात है? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। आजकल जल्दी थक जाती हूँ। चलो चेकअप करवा लेते हैं। नहीं, अभी उतनी नौबत नहीं आई है, मैं तंग आकर कहती हूँ। तब जाकर यह जिरह बंद होती है। गुस्सा आता है कि जरा सी बात भी इनकी नज़रों से नहीं छिपती। कई बार तो चिढ़कर कह देती हूँ, क्या मुसीबत है, इस घर में कोई मन भरकर उदास भी नहीं हो सकता। उदास होने पर पाबंदी नहीं है डार्लिंग, ये मुझे अपने पास खींचकर कहते हैं। I just want to share it and I want to enjoy it all myself। वो हंस देते हैं, एकदम स्वच्छ निर्मल हंसी। और हंसने की तो बात ही है, उदासी भी कोई एंजॉय करने की चीज़ है। उन्हें दुख होता है, हैरत होती है कि सुख के इस अथाह सागर में भी मैं दुख के कण कहाँ से बीन लेती हूँ। इसीलिए शुरू हो जाते हैं। मम्मी की याद आ रही है, शुभम का रिजल्ट आया है, शगुन ने दिन भर बहुत परेशान किया। मतलब यह कि उदास हो तो कारण बताओ। इस कारण बताओ नोटिस पर मैं खींच जाती हूँ। पति का इतना अधिक संवेदनशील होना भी भार लगने लगता है। और मम्मी को हमेशा यह शिकायत रही कि उनके पति के पास संवेदना नाम को भी नहीं थी। हद दर्जे का आत्म केंद्रित व्यक्ति था, दूसरों के सुख दुख से एकदम अनजान। घर उनका था, वे स्वामी थे। मम्मी पत्नी कम नौकरानी ज़्यादा थी, नौकरानी जिसे तनख्वाह न देनी पड़ती हो। मेज़ संवारने से लेकर सेज संवारने तक का हर काम खुशी खुशी करना उनका फर्ज था। पति के जूते तक उन्हें उतारने होते थे, साफ करने होते थे, जबकि वे खुद पैर की जूती से ज़्यादा कुछ नहीं थी। यह जुमला बराबर उन पर फेंका जाता था। पैर की जूती, जब चाहा पहन लिया, जब चाहा उतार दिया। शेष समय घर के कोने में पड़ी रहने को अभिशप्त। MA PhD मेरी माँ कैसे और क्यों यह सब सहन कर गई, सोचकर आश्चर्य होता है। पर सहने की भी एक सीमा होती है। उस सीमा के पार हो जाने के बाद क्षण भर भी उस घर में सांस न ले सकी। अपनी दोनों बेटियों को गोद में उठाकर सीधे नानी के घर आ गई। कुल 8 साल के वैवाहिक जीवन का पटाक्षेप हो गया। उस समय दीदी 5 साल की और मैं महज 2 साल की थी। इसीलिए मेरे मन में न पिता की और न पिता के घर की कोई स्मृति बाकी है। भाई के घर में हमेशा निभाव होना कठिन था। मम्मी इस बात को जानती थी, इसीलिए
सुविधा और संयोग जुड़ते ही उन्होंने अपना स्थानांतरण भोपाल करवा लिया। आते समय नानी को भी साथ लेती आई ताकि उनके भरोसे लड़कियों को छोड़कर निश्चिंतता से नौकरी कर सके। जब से होश संभाला नानी को सदा अपने पास ही पाया है। मम्मी की व्यथा कथा भी उन्हीं से सुनी है। नहीं तो मम्मी ने तो बच्चों के सामने वह अध्याय कभी खोला ही नहीं। न कभी पिता की निंदा की, न उन्हें याद किया। नानी ही जब तक उन्हें कोसने लगती थी तो वे थके स्वर में कहती, अब रहने दो अम्मा, तुम अपनी जुबान क्यों गंदी करती हो। नानी कहती, लली मेरी जान जलती है तभी न गालियाँ निकलती हैं। मरे ने मेरी सोन चिरैया की जिंदगानी मिट्टी कर दी। बाप के रहते बेटी अनाथ हो गई। नानी का जब मूड खराब होता तो उन रिश्तेदारों की भी शामत आ जाती जिन्होंने यह संबंध सुझाया था। मरो ने हवा तक नहीं लगने दी कि लड़के का चलन ठीक नहीं है। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाली थी। ईश्वर करे उनकी बेटियों को भी ऐसा ही नरक नसीब हो। नानी किसी तरह चुप न होती तो मम्मी मुझे खींचकर दूसरे कमरे में ले जाती और कहानी सुनाने लगती। मैं बड़ी बड़ी आंखों से मम्मी को देखते हुए दूसरी ही कहानी बुनने लगती। उस कहानी में न राजा रानी होते न परियां होती। उन कहानियों में अनजान आदमी राक्षस या दैत्य की शक्ल में होता और मेरी नाजुक सी गुड़िया सी माँ चुपचाप उसके अत्याचार बर्दाश्त कर रही होती। बचपन में पिता की कल्पना मैंने हमेशा दैत्य के रूप में ही की, पर जब कुछ बड़ी हुई तो उन्हें मानवाकार देने की कोशिश की, पर कल्पना में कोई चित्र भी तो नहीं उभरता था। जैसे जैसे समझ आती गई कुछ वाक्य मन पर अंकित होते गए। निम्मी बिल्कुल अपने पिता पर गई है। नाक नक्श, रंग रूप, कद काठी बिल्कुल वही है। फिर नानी उस चित्र में रंग भर देती। अरे स्वभाव भी वैसा ही है, एक नंबर की जिद्दी, नक चढ़ी है। सुमी एकदम गऊ है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। यह मरी तो हूबहू बाप का ही नमूना है। मतलब पिता ऊंचे कदवार, सांवले, तीखे नए नक्श वाले जिद्दी इंसान थे, जबकि मम्मी नाजुक सी, गोरी सी, सौम्य प्रवृत्ति वाली महिला थी। लोग कहते हैं ईश्वर जानबूझकर ऐसे जोड़े बनाता है ताकि संतुलन बना रहे, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएं। फिर इन दोनों की निभी क्यों नहीं? क्या गड़बड़ हो गई? कभी कभी दीदी से मनोहार करती, दीदी बताओ ना अपने पिता कैसे थे? तुम तो उस समय काफी बड़ी थी ना। दीदी अपने स्वभाव के विपरीत मुझे एकदम झिड़क देती। मेरा दिमाग मत चाटो, मुझे कुछ भी याद नहीं है, नहीं मैं इसकी कोई जरूरत महसूस करती हूँ। फिर धीरे से कहती, दूसरी बेटी पैदा करने के अपराध में उन्होंने मम्मी को जो अमानुषिक यातनाएं दी हैं, मुझे सिर्फ वही याद हैं। दूसरी बेटी मतलब मैं? हाँ तुम। और प्लीज अब इस प्रसंग को यहीं समाप्त करो। दीदी दोनों हाथों से सिर पकड़कर कहती कि वह एक बुरा सपना था जिसे वे भूलना चाहती हैं। दोनों हाथों में सिर थामे दीदी बिल्कुल मम्मी की टू कॉपी लगती। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता, मैं उन जैसी क्यों नहीं हुई, नाजुक छुई मुई सी। नानी कहती, ताड़ सी लंबी हो रही है, दूल्हा कहाँ से आएगा इसके लिए? लेकिन आश्चर्य, दूल्हा मेरे लिए ही आया। दीदी अनब्याही रह गई। खैर रिश्ते तो उनके लिए भी बहुत आए। लोग तो 5 कपड़ों में ब्याह कर ले जाने को तैयार थे, पर दीदी को विवाह के नाम से ही चिढ़ हो गई थी। बचपन के जो दृश्य दुस्वप्न की तरह उनके मन पर अंकित हो गए थे, उनसे वे कभी मुक्त नहीं हो पाए। डॉक्टर होते ही वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई और वहीं बस गई। दीदी के जाने के बाद मम्मी एकदम अकेली पड़ गई। कुछ तो नानी की मृत्यु ने ही उन्हें तोड़ दिया था। दीदी के जाने के बाद तो एकदम ही गुमसुम हो गई।
दीदी के साथ उनके अंतरंग संबंध थे। उस तरह से वे मुझसे कभी जुड़ ही नहीं पाए। शायद मुझ में अपने पति की प्रतिछाया देखती हूँ या कि मेरे स्वभाव में ही कुछ खोट रहा हो, पर वे हमेशा मुझसे छिटकती ही रहे। बल्कि उनकी अपेक्षा में नानी के अधिक निकट थी। नानी ने कभी सीधी मुंह बात नहीं की, पर उनका प्यार गालियों में ही उमड़ा पड़ता था। नानी की मृत्यु के बाद मम्मी ही नहीं, मैं भी बहुत अकेली पड़ गई थी। जीवन के उस सूनेपन को भरने में अजीत ने बहुत मदद की। यह सचमुच मेरा सौभाग्य था कि जिस समय मन सहारे के लिए भटक रहा था, अजीत सामने पड़ गए। नहीं तो मैं किसी के भी कंधे पर सिर रखकर रोने पर आमादा थी। मुझे तो आज भी इस संयोग पर गर्व और आश्चर्य होता है। उन दिनों अजीत से मुलाकात हो गई। एक दिन मम्मी से परिचय करवाने के लिए मैं उन्हें घर ले आई थी। मैं चाय बनाने भीतर आई तो मम्मी भी मेरे पीछे पीछे चली आई। बोली, निम्मी, यह लड़का तुम्हारा मित्र ही है या और भी कुछ है? अभी तो सिर्फ मित्र ही है, बाद में शायद और कुछ या बहुत कुछ बन जाए। वे पुनः बाहर जाकर बैठ गई और चाय के दौरान उन्होंने बहुत सहज भाव से कहा, अजीत, नमिता ने शायद तुम्हें बताया होगा कि मैं और उसके पिता वर्षों से अलग हैं। उनके जहन में तो शायद उनकी कोई तस्वीर भी नहीं होगी, क्योंकि उस समय वह बहुत छोटी थी। नमिता ने मुझे कुछ नहीं बताया, शायद कभी जिक्र ही नहीं चला। और आप भी मुझे यह सब क्यों बता रही हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है इस तथ्य को जब तुम जान लोगे तब तुम्हें उसे समझने में आसानी होगी। तुम्हें शायद पता नहीं है कि जो बच्चे सिंगल पेरेंट द्वारा पाले जाते हैं थोड़े अलग होते हैं। वे ज़्यादा भावुक, ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा गुस्सैल या ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। इसीलिए अगर नमिता के स्वभाव में तुम्हें कुछ अस्वाभाविक लगे तो ज़रा सब्र से काम लेना, उसकी बैकग्राउंड समझने की कोशिश करना। मम्मी के इस आग्रह को हम दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। सब कुछ बड़ा अप्रासंगिक लग रहा था, पर बाद में उसकी सार्थकता समझ में आई। मम्मी जान गई थी कि यह रिश्ता बहुत दूर तक जाएगा, इसीलिए भूमिका बांध रही थी। जैसे ही अजीत की ओर से प्रस्ताव आया, उन्होंने फौरन हाँ कह दी। वे मानसिक रूप से अपने को तैयार कर चुकी थी। उन्होंने दीदी की शादी का जिक्र भी नहीं छेड़ा। अजीत के माता पिता से भी उन्होंने कोई बात नहीं छिपाई, बल्कि उनसे कह दिया कि मेरी बेटी का यह पक्ष कमज़ोर है, कृपया इसे लेकर कोई तानाकशी न करें, नहीं तो वह सहन नहीं कर पाएगी। अजीत तो सज्जन है ही, उनके माता पिता भी बड़े गंभीर किस्म के हैं। शादी में मेरे पिता की अनुपस्थिति को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। रिश्तेदारों ने कानाफूसी भी की होगी तो पता नहीं, मुझ तक कोई बात नहीं पहुंची। विदा के समय सभी माएँ अपनी बेटियों को सीख देती हैं। मेरी माँ ने भी दी। कहा, निमो, अब थोड़ा अपने स्वभाव को मोल्ड करो, अपने जुबान पर काबू करना सीखो। मैं तो औरत थी, फिर भी सह नहीं पाई थी। अजीत लाख सज्जन है पर पुरुष है, उसके सब्र की परीक्षा मत लेना। शुभम के जन्म पर मुझसे भी ज़्यादा मम्मी खुश हुई थी। चल, तूने एक बड़ी लड़ाई जीत ली। कैसे? कम से कम बेटी जनने का दोष तो तुझ पर नहीं लगेगा। और मैं भी एक तरह से बरी हो गई, नहीं तो कहने को हो जाता माँ की कोख में भी बेटियां ही थी। बेटी भी इतिहास दोहरा रही है। उस समय मैंने जाना कि इस लांछन का घाव उनके अवचेतन में अब भी ताज़ा है। 2 साल पहले फ़ोन आया था। दीदी उन दिनों यूएसए से आई हुई थी। उनसे मिलने मैं भी मम्मी के पास पहुंच गई थी। फ़ोन मैंने ही उठाया था। हेलो, कौन? सुमी बोल रही हैं? जी नहीं, मैं निमी हूँ, नमिता। मैं तुम्हारा गोविंद चाचा बोल रहा हूँ। तुम तो शायद पहचानोगी भी नहीं। सुमी होती तो पहचान लेती। जरा अपनी मम्मी को फ़ोन देना। मम्मी कॉलेज गई हुई थी, मैंने दीदी को पकड़ा दिया। कोई गोविंद चाचा हैं।
दीदी का चेहरा एकदम तन गया। बड़ी ही रूखी आवाज में उन्होंने कहा, यस सुमिता हेयर। उस तरफ से क्या बात हुई पता नहीं। दीदी ने तल्ख अंदाज में कहा, मतलब हमारे पिता अभी मौजूद हैं। दिस इज अ न्यूज़ फॉर अस। मेरी माँ ने तो अरसे पहले अपने सारे सौभाग्यालंकार उतार दिए हैं। हमारे लिए तो पिता का अस्तित्व कब से शेष हो गया है। एनीवे, थैंक्स फॉर कॉलिंग। और दीदी ने रिसीवर पटक दिया। मैंने प्रश्नार्थक नज़रों से देखा। श्रीमान को कैंसर हो गया है, सिरोसिस ऑफ लीवर। इसीलिए बीवी की याद आ गई है, क्योंकि बीमारी में सेवा भी चाहिए और पैसा भी। वह जो एक और थी वह कहाँ गई? एक होती तो रुकती, यहाँ तो अनेक थी। डूबते जहाज पर कौन ठहरता? मम्मी को बताओगी? बताना तो पड़ेगा, पर एक बात तय है, अगर वे उस आदमी के पास दोबारा गई तो हम दोनों उनसे कभी कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन दोबारा फोन आया तो मम्मी क्या मना कर पाएंगे? यू आर राइट, मम्मी में वो गट्स नहीं हैं और वे लोग उनको इमोशनली ब्लैकमेल ज़रूर करेंगे। एक काम करते हैं, मैं उन्हें साल 6 महीने के लिए अपने साथ ले जाती हूँ। मामा की भी अभी खबर लेती हूँ। यहाँ का नंबर उन्होंने ही दिया होगा। यहाँ से जाकर पहला काम यही करूँगी कि वहाँ नया नंबर ले लूँगी और वह सिर्फ तुम्हारे पास होगा। नहीं तो वे लोग मम्मी को वहाँ भी चैन से नहीं रहने देंगे। इसके बाद दीदी ने सांस नहीं ली। दौड़ धूप करके मम्मी का साल भर का वीजा बनवाया। वह तो मम्मी से कह रही थी कि नौकरी छोड़ दो, पर मम्मी नहीं मानी। लंबी छुट्टी ले ली। पिछले साल 1 महीने के लिए आई थी, वीजा की अवधि बढ़ाकर फिर चली गई। मम्मी के जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई हूँ। 8वें दिन फ़ोन पर बात होती है, फिर भी दूरी का एहसास नहीं जाता। 3 लोगों की हमारी छोटी सी दुनिया थी। वे दोनों तो अब भी साथ हैं, मैं ही अलग पड़ गई हूँ। मम्मी से शिकायत करती हूँ तो वो हंस देती हैं, पगली तुम्हें अब हमारी ज़रूरत क्या है? तुम्हारी तो अब अपनी अलग दुनिया है। तुम्हें तो अब हमारी याद भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा भी कहीं होता है? आज सुबह 11 साढ़े 11 के करीब उन्हीं गोविंद चाचा का फिर फ़ोन आया था। इस बार सीधे मेरे पास ही आया था। मम्मी दीदी के पास थी और दीदी का नया पता और नया नंबर सिर्फ मुझे ही मालूम था। पिछली बार की तरह इस बार भी इन्होंने मामा से बात की होगी, वहीं से मेरा पता और नंबर लिया होगा। मैं तुम्हारा गोविंद चाचा बोल रहा हूँ, पहचान रही हो ना? जी, एक खबर देनी थी। कहिए। तुम्हारे पिता नहीं रहे। चाहती तो दीदी वाला जुमला फिर से उछाल देती, पर इच्छा ही नहीं हुई। इस खबर पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का मन ही नहीं हुआ। निमी, सुन रही हो ना? जी, तुम्हारी मम्मी